चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? तो शुरू किया जाए। तैयार हो आप सभी? चलिए तो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम कहां तक पढ़ चुके थे? लास्ट क्लास में हम कहां तक पढ़ चुके थे? हमने आई थिंक टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंप्लीट कर दिया था, अब वहीं से अपने को कंटिन्यू करना है ना। चलो चलिए तो आगे बढ़ा जाए। बंडल्ड कंडक्टर, अच्छा अपन पढ़ रहे थे, जीएमआर पढ़ रहे थे, ठीक है, वेरी गुड। बंडल्ड कंडक्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, बंडल्ड कंडक्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे। फिर तो मैंने आपको बंडलिंग ऑफ टू कंडक्टर मैंने आपको बता दिया होगा। बंडल ऑफ टू कंडक्टर, बंडल ऑफ टू कंडक्टर, बंडल ऑफ टू कंडक्टर, बंडल ऑफ टू कंडक्टर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में क्या है, एक कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है। दोनों की रेडियस आर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है हमारे पास में, ध्यान रखना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है हमारे पास, एस है। बंडल ऑफ टू कंडक्टर जो है, ये कंडक्टर है, इसी के साथ में दूसरा कंडक्टर है, जिनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है, एस हमारे पास में है, और रेडियस आर है। तो बता, आपसे पूछेगा जीएमआर कितना होगा, जीएमआर कितना होगा, जल्दी से बताओ, याद है कितना होता है जीएमआर इसके लिए? 3 तक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। आर डैश इंटू एस टू द पावर कितना होगा हमारे पास में, 1/2। बंडल ऑफ 3 कंडक्टर की अगर हम बात करें, 1, 2 एंड 3, अगर 3 कंडक्टर के बंडल की बात करें जिसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो एस है सभी के अंदर, ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस, ये 1, 2, 3 कंडक्टर का बंडल है। यहां जीएमआर जो होता है ना, सेल्फ जीएमडी जिसको अपन बोलते हैं, तो वो होगा आर डैश इंटू एस स्क्वायर टू दी पावर क्या होगा, 1/3 होगा। क्या होगा, आर डैश इंटू एस स्क्वायर टू दी पावर 1/3 होगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बंडल ऑफ 4 कंडक्टर, बंडल ऑफ 4 कंडक्टर, बंडल ऑफ 4 कंडक्टर, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी हमारे पास में, एस है, ये भी डिस्टेंस कितनी है, एस है, सारी डिस्टेंस एस है, और ये 4 कंडक्टर का बंडल है। तो यहां पर हमारे पास में जीएमआर कितनी होगी ये फॉर्मूला किस किस को याद है, चलिए, आर डैश इंटू एस क्यूब, ये तो हो जाएगा, ठीक है, 1/4। आगे कितना आता है बाहर की साइड में, जल्दी से बताओ। आर डैश इंटू एस क्यूब टू द पावर 1/4 में बाहर क्या निकलता है, बाहर क्या डेटा आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो वो क्या डेटा होता है, 1.09, 1.09, करेक्ट, 1.09 आर डैश इंटू एस क्यूब टू द पावर 1/4। तो ये हमारे पास में क्या होगा, जीएमआर का ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में उतना टाइम नहीं होगा आपके पास में कि आप इनको वहां पर डेराइव करके फिर आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर मान लो यहां पर इसके लिए जीएमआर पूछ लिया जाए तो बताओ क्या होगा, यहां पर अगर इसके लिए जीएमआर पूछ लिया जाए तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो यहां पर जीएमआर क्या होगा, जीएमआर क्या होगा, तो 2.177, करेक्ट, 2.177, 2.177 टाइम्स ऑफ आर। इसी को अपन बोलते हैं 7 स्ट्रैंड का, है ना, 7 स्ट्रैंड, 7 स्ट्रैंड, 7 स्ट्रैंड्स। चलिए, तो 7 स्ट्रैंड का हमारे पास में रहेगा ना, 7 स्ट्रैंड के लिए जीएमआर का ये फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, अगला आपसे पूछेगा एडवांटेज ऑफ बंडल्ड कंडक्टर, जल्दी से बताओ।
एडवांटेज ऑफ बंडल कंडक्टर क्या है? एडवांटेज ऑफ बंडल्ड कंडक्टर, बंडल्ड कंडक्टर। चलिए बताएंगे बंडल्ड कंडक्टर का एडवांटेज क्या क्या, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे बंडलिंग ऑफ कंडक्टर करने से। यहां से लगभग एक क्वेश्चन बनता है। एडवांटेज ऑफ बंडल कंडक्टर, एडवांटेज ऑफ बंडल कंडक्टर। चलिए, एडवांटेज ऑफ बंडल कंडक्टर के अंदर अगर हम बात करें, पहला क्या होगा? कोरोना लॉस कम होगा हमारे पास में, कोरोना लॉस जो है वो हमारे पास में कम होगा। नेक्स्ट सेकंड है जीएमआर, जिसको हम इफेक्टिव रेडियस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। जीएमआर या इसी को अपन बोलते हैं इफेक्टिव रेडियस। इफेक्टिव रेडियस जो है वो क्या होगी हमारे पास में? इफेक्टिव रेडियस जो है वो इंक्रीज होगी। रेडियस जो है वो क्या होगी हमारे पास में? इंक्रीज होगी। जीएमआर इंक्रीज होगी तो ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस क्या होगा हमारे पास में? लाइन इंडक्टेंस, लाइन इंडक्टेंस एंड और रिएक्टेंस, लाइन इंडक्टेंस और रिएक्टेंस जो है वो हमारे पास में क्या होगा? ध्यान रखना, रिएक्टेंस से वो हमारे पास में कम होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज हमारे पास में होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ पर, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या होगी? तो पावर जो है वो ट्रांसफर, पावर ट्रांसफर वो क्या होता है? ध्यान रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सएल होता है। पीआर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सएल, एक्सएल कम होगा तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट फिफ्थ हमारे पास में बात करते हैं सर्ज इंपेडेंस, जेड एस इक्वल टू रूट एल बाई सी। तो यहां पर क्या होगा? बंडलिंग ऑफ कंडक्टर से जेड एस हमारे पास में कम होगा। सिक्स अगर हम बात करें एसआईएल, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग की अगर मैं बात करूं, जिसका फॉर्मूला होता है वीएल स्क्वायर अपॉन जेड एस, तो जेड एस कम होगा तो सर्ज इंपेडेंस लोडिंग बढ़ेगा। नेक्स्ट होगा सेवंथ पॉइंट हमारे पास में, हाइट ऑफ टावर जो है वो क्या होगी? हाइट ऑफ टावर जो है वो हमारे पास में क्या होगी? हाइट ऑफ टावर विल रिड्यूस, टावर की हाइट जो है वो हमारे पास में कम होगी। ये सारे एडवांटेज आपको क्या करना है? आपको याद रखना है। एग्जाम में एग्जामिनर कोई सा भी एडवांटेज यहां से पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो एग्जाम में एग्जामिनर कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा। आपसे बोल दिया जाएगा कि ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में कंडक्टर है, ये हमारे पास में कंडक्टर है। इसमें अगर आपसे बोल दिया जाएगा कि बताओ एन लेयर हमारे पास में, इसमें कितनी है? एन लेयर हमारे पास में, एन लेयर है हमारे पास में, तो आपसे बोल दिया जाएगा नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितनी होगी? नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितनी होगी? नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितनी होगी? एन लेयर हमारे पास में है, और स्मॉल डी क्या है हमारे पास में? डायमीटर ऑफ वन स्ट्रैंड, डायमीटर ऑफ वन स्ट्रैंड। स्ट्रैंड मतलब यह एक छोटा सा वायर हमारे पास है ना, वन कंडक्टर लिख दो या वन फिलामेंट लिख दो, डायमीटर ऑफ वन कंडक्टर लिख दो। तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितनी होगी एंड इफेक्टिव डायमीटर कितना होगा? इफेक्टिव डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर क्या होगा? नंबर ऑफ स्ट्रैंड और इफेक्टिव डायमीटर, तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड क्या होगा? 3n² - 3n+1। चलिए, तो यहां पर क्या होगा? नंबर ऑफ स्ट्रैंड का फॉर्मूला क्या होगा? 3n² - 3n+1 हमारे पास में रहता है, तो ये होगा 3n² - 3n+1 होगा। यहां पर क्या होगा? 2n-1 इंटू डी हमारे पास में रहेगा। बट ये जो फॉर्मूले है ना दोनों, ये किसके लिए फॉर्मूले? जल्दी से बताओ, ये n लेयर के लिए या n-1 लेयर के लिए? जल्दी से बताओ, ये n लेयर के लिए है, कितनी लेयर के लिए? मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला ये प्लस में भी होता है, ये प्लस में भी होता है, 2n+1 इंटू डी भी होता है। यही फॉर्मूला हमारे पास में 3n² + 3n+1 भी होता है हमारे पास में। किसके लिए? एन लेयर के लिए, करेक्ट। ये प्लस वाला फॉर्मूला किसके लिए आएगा? ध्यान रखना, ये एन माइनस लेयर के लिए आएगा, n-1 लेयर के लिए आएगा। ये प्लस वाला -1 लेयर के लिए आता है, ये एन लेयर के लिए होगा, एन लेयर के लिए हमारे पास में होगा। ये हमारे पास में क्या होगा? वही माइनस क्या है?
माइनस वाला जो आएगा वो हमारे पास में n लेयर के लिए होगा, और ये प्लस वाला जो है वो n-1 लेयर के लिए होगा, n-1 लेयर के लिए हमारे पास में रहेगा। चलिए, अगर हम बात करें इसके अंदर, अगर हम बात करें इसमें, तो यहां पर ध्यान रखना, अगर बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें कुछ भी मेंशन ना हो, बाय डिफॉल्ट ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए जिसमें ना तो n लेयर मेंशन था ना n-1 लेयर मेंशन था, कुछ भी मेंशन ना हो, तो बताओ कौन सा वाला आंसर मान के चलोगे, n लेयर या n-1 लेयर, कौन सा आंसर बताओ जल्दी से, कौन सा वाला आंसर वैलिड होगा? तो n लेयर के लिए करेक्ट। चलिए, तो बाय डिफॉल्ट एन लेयर के लिए अगर हम बात करेंगे, तो देखो एन लेयर के लिए नंबर ऑफ स्ट्रैंड का फॉर्मूला क्या है, 3n² माइनस 3n+1। अगर मैं क्या होगा, चलिए जल्दी से बताओ, n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो n इक्वल टू 1 पर कितना आएगा, तो जब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो 1 आएगा नंबर ऑफ स्ट्रैंड। बेटा क्यों प्रेस कर रहे हो उसको, कोई दिक्कत, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है, जल्दी से बताओ बाकी सभी। मुबारक, बताइए। मैं बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए ना। चलिए, क्लियर है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास में क्या होगा, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, n इक्वल टू 2 अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ। चलो, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 यहां पर पुट करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 6 प्लस 4 में 3 जाएगा, तो हमारे पास में 6 माइनस कर दो यहां से, तो 6 माइनस करोगे 12, तो 7 आएगा। n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो बताओ कितना आएगा हमारे पास में, n इक्वल टू 3 पुट करोगे तो कितना आएगा, तो यहां से 9, 27 में से 9 माइनस कर लो, 18+1 19 आएगा, कितना आएगा हमारे पास में, 19 आएगा। नेक्स्ट, n इज इक्वल टू 4 के लिए कितना आएगा, n इज इक्वल टू 5 के लिए कितना आएगा, n इक्वल टू 6 के लिए कितना आएगा, एक बार डेटा निकाल के जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको एक चीज बताता हूं यहाँ पर, जो एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है। चलो, एग्जाम में अब तक हाईएस्ट किसके लिए पूछा, नहीं हाईएस्ट कुछ नहीं पूछा है, मैं आपको यहाँ से चीज पूछेगा बता रहा हूँ आपको, है ना, ये फॉर्मूले पूछते हैं डायरेक्टली एग्जाम में, और कुछ नहीं पूछता है। चलिए, n इजिकल टू अगर हम बात करें 4 पुट करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 16 और 3 कितना होगा, 48। वैसे भी आप इसमें 3 कॉमन ले लो तो और बेस्ट हो जाएगा आपके पास में, 16 माइनस क्या होगा हमारे पास में, 4 माइनस कर लो 12, तो ये 36 37 आएगा।
यहां से भी 3 कॉमन ले लो, फिफ्थ क्या होगा 25 माइनस 5 20, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60 और 61 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पर 6 ले लोगे तो कितना आएगा, 36 में 6 30 बचेगा, 90 और 91 आएगा, यही आ रहा है 1 7 19 37 61 91, यही आ रहा है। चलिए अब आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इनके डिफरेंस अगर आप लोगे, इनके डिफरेंस अगर आप लो, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। इसका डिफरेंस लोगे कितना आएगा 6, इसका डिफरेंस लोगे 12, इसका डिफरेंस लोगे 18, 6 का 6 की टेबल आती है ना, 6 की टेबल लिख देना, ठीक है 6 की टेबल लिख देना। यानी कि एक ट्रिक होगी आपके पास में, कितने का पूछेगा आपको पता है, देखो 1 लेयर के लिए तो आपको पता है 1 ही रहेगा, बार बार उसमें क्यों वैल्यू पुट करें हम, 6 की टेबल ऐड कर लेंगे ना, 6 की टेबल ऐड कर लेंगे, कोई बताएगा ये क्या है, 6 12 18 30 24 30 36, फिर आपके पास में चलता रहेगा, नीचे 36 आएगा, फिर 42 आएगा, 6 की टेबल याद रख लो ना, 6 की टेबल ये है क्या, 6 12 18 24 30 क्या होती है हमारे पास में, जल्दी से बताओ। ये क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन आउटर लेयर, क्या होगा हमारे पास में, नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन आउटर लेयर्स, हाँ एल्यूमिनियम कंडक्टर आप बोल सकते हो, सेंट्रल कोर के चारों तरफ आउटर जो लेयर होती है ना, उस पर कितने कंडक्टर्स होते हैं एल्यूमिनियम, या नंबर ऑफ आप बोल सकते हो, एल्यूमिनियम स्ट्रैंड आप बोल सकते हो, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स बोल सकते हो अराउंड सेंट्रल कोर, सेंट्रल कोर किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, उसके बाहर कितने हैं, तो ये हमारे पास में, जैसे मानकर चलिए कि हमारे पास में 2 लेयर है, तो 2 लेयर में टोटल मिलाकर कंडक्टर कितने हैं, टोटल मिलाकर हमारे पास में कितने हैं, 7 हैं, तो उनमें से अंदर वाला जो है वो किसका बताओ, वो हमारे पास में सिलिकॉन का, सॉरी स्टील का है वो, है ना, वो स्टील का है, तो बताओ 6 कितने बचे, 6 के एल्यूमिनियम की स्ट्रैंड आपके पास में बची है, 6 क्या होगी हमारे पास में, एल्यूमिनियम स्ट्रैंड हमारे पास में होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मान लो 3 लेयर है, 3 लेयर आपके पास में है, तो आउटर मोस्ट लेयर जो होगी ना, उस पर कितने हमारे पास में एल्यूमिनियम स्ट्रैंड होगी, तो 12 हमारे पास में रहेगी ना, हमारे पास में। नेक्स्ट अगर हम बात करें 18 एल्यूमिनियम की स्ट्रैंड हमारे पास में रहेगी। क्या बोल रहे हो, ये वाला क्वेश्चन कभी किसने भी पढ़ाया नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं, मैंने पढ़ाया हुआ है पहले, पढ़ाया हुआ है 6 की टेबल, अगर आपको याद होगी तो कुछ बेचेस में मैंने बताया था ये सारी चीजें, कि 6 की टेबल याद रखना। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो 6 की टेबल है ये क्या है, ध्यान रखना, स्ट्रैंड इन आउटर मोस्ट लेयर है ना, यहाँ पर ध्यान, नंबर ऑफ स्ट्रैंड, स्ट्रैंड या एल्यूमिनियम कंडक्टर आप बोल सकते हो, स्ट्रैंड इन आउटर लेयर, क्या होगा हमारे पास में, आउटर मोस्ट लेयर या अराउंड सेंट्रल कोर के अराउंड जो है, वो हमारे पास में कितने कंडक्टर होंगे, तो 6 की टेबल आप याद रखना है ना। अच्छा अदर कोचिंग के, अच्छा अदर कोचिंग से याद आया, आज सुबह सुबह एक स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया था, और वो बहुत दुखी हो रहे थे, वो इसलिए दुखी हो रहे थे कि बताए उनको उनके दोस्त ये चिढ़ा रहे थे, ये कह के कि हमारे मास्टर जी ने, वो उनके दोस्त कहीं दूसरी जगह से पढ़ रहे हैं, तो बोले कि हमारे सर ने जो है वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मर और डीसी मिलाकर 400 पेज के नोट्स बनवाए हैं, क्या बोला उन्होंने, कि हमारे सर ने जो है वो ट्रांसफॉर्मर और डीसी मिलाकर 400 पेज के नोट्स बनवाए हैं, आपके सर ने, सुरेश सर ने तो जो है पूरी मशीन में मिलाकर भी 400 पेज हमारे पास में नहीं होते हैं, उनकी मशीन में जो पढ़ाए हैं उनके मास्टर जी ने 800-900 पेज पढ़ाए हैं, 900 पेज जो है उनके सर ने उनको मशीन पढ़ाई है 900 पेज की, और हमने पढ़ी है 300 से लेकर 400 के बीच में मशीन के आपके नोट्स बनते हैं, तो बोले कि सर ने आपको पूरा कंटेंट नहीं दिया है, तो वो लड़का दुखी हो रहा था। हाँ, वो उन्होंने क्या बुक ही छपवा दी, एक्चुअली उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी बुक छपवा दी, बुक में जो काम की अननेसेसरी चीजें हैं, ईजेएमआर वाजवर लगाकर भी पूरी बेकायदा एक बुक की बुक छपवा दी उन्होंने ना, तो वो दुखी हो रहा था, बोले सर मेरे दोस्त मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुम्हें कंटेंट पूरा नहीं दे रहे हैं सर, हमारे नोट्स देखो,
तो वो बोल रहा था, फिर मैंने सर उनके नोट्स देखे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि भाई वो क्या लिखाना चाह रहे हैं। इज एम आर वाजवर तक पूरी सारी चीजें लिखा रखी थी एज इट इज बुक की बुक। चलिए, तो इसीलिए फिर मैंने उसको समझाया। मैंने कहा बेटा, जो वो वहां पढ़ रहे हैं उनसे बस ये बोलो कि सिलेक्शन कितने हुए आरआरबी के अंदर, बस ये पूछ लो। और अपने यहाँ से आप सिलेक्शन देख लो, चाहे मैं कंटेंट कम दे रहा हूँ या जो भी दे रहा हूँ वो तो एग्जाम के बाद में ही पता लगेगा। तो फिर उसके बाद में उसने बोला कि बोले नहीं नहीं सर। फिर उन्होंने हमारे नोट्स देखे, मैंने उनको बोला हमारे नोट्स देखो। नोट्स देखे, फिर वो तारीफ कर रहे थे उन्हीं के दोस्त। पर पता है क्या किया उसने, एक आध बुराई कर दी शायद उस कोचिंग की। तो उनके दोस्त ने उस कोचिंग में जाकर शिकायत कर ली कि हमारा जो फ्रेंड है वो आपकी बुराई कर रहा था। तो उस कोचिंग वाले ने उसको फोन किया, और वो नंबर भी देकर आ गए उनके दोस्त। देखो कैसा दोस्त है ना, ऐसे दोस्त होते हैं क्या। तो उन्होंने क्या किया कि वो फोन नंबर देकर आ गए उनके दोस्त उस कोचिंग वाले को, कि बोले कि ये लड़का जो है मार्केट में आपकी कोचिंग की बुराई कर रहा है। तो उस कोचिंग वाले ने उस लड़के को फोन किया, बोल रहा है, बोले सर, वो दुखी हो रहा था, बोले सर कि मुझे कोचिंग वाले ने फोन करके बोला, बोले कि आप हमारी मार्केट में बुराई क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। मतलब हमसे कंपटीशन के लिए क्या क्या कर रहे हैं लोग हैं। चलिए, मैंने तो किसी स्टूडेंट को ये तक फोन नहीं किया अभी तक कि भाई और तो ऊपर से बहुत सारे स्टूडेंट के आगे से फोन आए, सर इंटरव्यू ले लो। मैंने कहा बेटा टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, जब टाइम मिलेगा तब हम इंटरव्यू लेंगे। और वहां पर उस कोचिंग में ये चल रहा है, कॉल कर करके बच्चों से पूछा जा रहा है आपका सिलेक्शन क्या रहा, तो अपना फोटो भेज दीजिए। अपने यहाँ पर आप सभी लोग बड़े प्यार से, जैसे सिलेक्शन होता है आप लोग शेयर कर देते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। बाकी ना मुझे इतना टाइम है पूछने का कि भाई इतने सारे स्टूडेंट है, मैं इतने सारे को फोन करके नहीं पूछूंगा जो सेलेक्ट हुए सारे 7-8 हजार स्टूडेंट को कि भाई आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। मतलब जिसका हुआ होगा वो अपने आप ही बता देगा, और कुछ नहीं है ना। चलिए, तो ऐसा मत सोचना है ना कि अगर आपके भी दोस्त आपको डराए कि भाई तुम्हारे सर जो है पूरा कंटेंट नहीं दे रहे। बेटा इजेएमआर वाजवर तो मैं भी नहीं लिखा सकता, क्योंकि मुझे भी टेंशन नहीं आता है ना। ग्रामर मेरी भी उतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ मैंने आपको नोट्स में उतना पॉइंट लिखा दिया है कि मोर देन 90% से ऊपर क्वेश्चन आपको इसी नोट्स में से मिलेगा। किस्मत अच्छी रही तो सारे इसी में से मिलेंगे। चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं ना। तो ये हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड हमारे पास में हो चुका है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप यहां से बता देना है ना। नेक्स्ट अपन आते हैं कहां पर, डबल सर्किट लाइन पर। नेक्स्ट अपन कहां पर आते हैं, डबल सर्किट लाइन पर। डबल सर्किट लाइन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने का। डबल सर्किट लाइन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने का। तो डबल सर्किट लाइन जो है वो क्या होता है हमारे पास में। डबल सर्किट लाइन जो है वो हमारे पास में क्या होता है, ये होती है डबल सर्किट लाइन, जिसमें टोटल मिला के हमारे पास में आप देखोगे तो 6 कंडक्टर जो है वो आपको दिखेंगे। डबल सर्किट लाइन में क्या होगा, 6 कंडक्टर जो है वो आपको दिखेंगे। और यहां पर टॉप पर भी एक कंडक्टर और दिखेगा। तो टोटल मिला के डबल सर्किट लाइन में टोटल मिला के 7 कंडक्टर्स होते हैं। क्या बोल रहे हो विश्वजीत। अच्छा, आपका भी एक दोस्त है जो इसमें पढ़ रहा है, हमसे बोला कि तुम्हारे सर ने नहीं बताया। अच्छा, उसके बाद पढ़ने के बारे में बात ही नहीं करता है। कोई नहीं यार, देखो धीरे धीरे जो है वो सबको पता लगेगा। कभी भी आप है ना कॉपी की साइज देखकर ये मत सोचा करोगे कि ये इतनी बड़ी कॉपी है मतलब कंटेंट अच्छा दिया गया होगा, नहीं। ठीक है, कंटेंट जितना कॉम्पैक्ट होता है और कॉन्सेप्चुअल होता है ना, वो द बेस्ट रहता है ना। कंटेंट जितना कॉम्पैक्ट होता है, छोटा होता है, बट हाँ कॉन्सेप्चुअल होता है, तो द बेस्ट रहता है। हाँ 400 पेज की कॉपी आप भी बना सकते हो, 800 पेज की कॉपी। हालांकि कैसे बताओ, 300-400 पेज का थ्योरी कंटेंट और 300-400 पेज के कौन से बताओ, आरएम पेज के न्यूमेरिकल मिला लो, 800 पेज का हो गया। कॉपी बड़ी बनाने का मतलब क्या है, मैं आपको 100 न्यूमेरिकल करा लूं, 100 क्वेश्चन करा लूं, 500 क्वेश्चन करा दूं, नोट्स बड़े हो जाएंगे ना। नोट्स बड़ा होने का मतलब क्या होता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपने जो है वो कितने किए, या ज्यादा थ्योरी, अननेसेसरी थ्योरी कितनी लिखी है, वो होता है हमारे पास में ना। छोटा कॉम्पैक्ट नोट्स है आपके पास में, जो नोट्स है वो मोर देन इनफ है। इवन ईएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी है ना। किसके लिए ध्यान रखना है, ईएससी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी इनफ है। आप प्री निकाल लोगे, मेंस के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी टेक्निकल के अंदर।
चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। तो यहां पर डबल सर्किट लाइन में टॉप मोस्ट कंडक्टर जो होता है ना, वो क्या होता है हमारे पास में, वो होता है अर्थ कंडक्टर। वो क्या होता है हमारे पास में, अर्थ कंडक्टर। यहां पर तीन कंडक्टर होते हैं, कौन कौन से तीन फेज होते हैं, आर वाई बी। और ये क्या होता है, ध्यान रखना, आर डिश, वाई डिश एंड बी डिश हमारे पास में होता है। तो डबल सर्किट लाइन में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान रखना, डबल सर्किट लाइन का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यहां पर जो हमारे पास में पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी जो हो रही है ना, पावर ट्रांसफर जो कर रहे हैं ना, उसको बढ़ाना है ना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान रखना, मेन ऑब्जेक्टिव है पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो होगा ना, क्या होगा, ध्यान रखना, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डबल सर्किट लाइन इज डबल सर्किट लाइन डबल सर्किट लाइन इज main objective of double circuit line is to increase power transfer capability transfer power transfer capability। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारे पास में, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना है ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या होगा हमारे पास में, डबल सर्किट लाइन सॉरी, वो होगा पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना। और उसी को इंक्रीज करने के लिए हम आर को यहां पर नहीं रखते हैं ना, आर फेज को आर फेज में हम नहीं रखते हैं ना। क्या होगा हमारे पास में, आर फेज को हम किस में रखते हैं, आर डिश के अंदर हम रखते हैं ना। रैंक इंप्रूवमेंट बैच में सीआरओ पढ़ाए हैं, वो अपलोड नहीं है, चेक करूंगा मैं एक बार, चेक करके बताऊंगा मैं, नहीं तो अभी इसमें पढ़ लेंगे अपन फिर से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखना, रैंक ये हमारे पास में क्या है, आर और आर को यहां क्यों रखा बताओ, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी बढ़ जाएगी, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी। और दो के बंडल के लिए आपको पता होगा जीएमआर क्या होती है, तो जीएमआर होती है आर डिश इंटू एस टू दी पावर 1/2। डिस्टेंस बढ़ाकर हम जीएमआर बढ़ाते हैं, और जीएमआर बढ़ाकर हम क्या करते हैं, इंडक्टेंस कम करके पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं ना। तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास में, तो यहां लिख देना, बाय इंक्रीजिंग डिस्टेंस by increasing distance between conductor by increasing distance between conductor we will increase power transfer capability। चलिए, तो डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर को बढ़ाकर हम क्या करते हैं, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं। कैसे, तो जीएमआर बढ़ता है हमारे पास में, हाँ ऐसा करने से जीएमआर इंक्रीज होगा, करेक्ट। एक और चीज है, ये यहां और यहां क्यों रखते हैं, कोई बताएगा दूसरा एक और कारण क्या है, एक तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ेगी, दूसरा एक और काम क्या है, जल्दी से बताओ, दूसरा और क्या बेनिफिट मिलता है हमारे पास में, दूसरा एडवांटेज मिलता है, हमारी रेडियो इंटरफेरेंस की जो प्रॉब्लम है ना, वो मिनिमाइज होती है। क्या होती है, ध्यान रखना, रेडियो इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइज हमारे पास में होगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर दोनों ही कंडक्टर आर फेज ऊपर रहा, या फिर हमारे पास में वाई बीच में रहा और बी नीचे रहा, तो यहाँ अनबैलेंस वोल्टेज की कंडीशन आएगी ना। तो रेडियो इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम भी मिनिमाइज होती है हमारे पास में, हाँ रेडियो इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम भी मिनिमाइज होती है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, अल्टरनेट में कंडक्टर हम प्लेस करते हैं इसके अंदर, पर उतना डीप में नहीं जाना है, बस ये पॉइंट ही याद रखना, डबल सर्किट लाइन का एडवांटेज क्या है। तो यहां पर कंप्लीट है हमारा इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट अपन आते हैं कहां पर, कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पर। नेक्स्ट होगा कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूं, तो ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस में पहला सेम वही फॉर्मूला, देखो पहले हमने बात की इंडक्टेंस के बारे में, तो पहले यहां पर हम लिख देते हैं इंडक्टेंस के बारे में, और यहां पर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में। चलिए, तो अगर हम बात करें इसके अंदर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में, तो आप मुझे बताएंगे इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, इंडक्टेंस ऑफ वन कंडक्टर या सिंगल कंडक्टर,
तो सिंगल कंडक्टर का इंडक्टेंस जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है, इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू एल एन डी बाय आर डैश, ठीक है, या कैपिटल डी लिख दो, कैपिटल डी बाय आर डैश। अगर सेम चीज अगर हम पूछ ले हमें कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, किसके बारे में, कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कंडक्टर, तो ध्यान रखना इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं होगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। कैपेसिटेंस ऑफ अगर सिंगल कंडक्टर पूछ लेना तो आप क्या करना है, सुनना, ये म्यू की जगह एप्सिलॉन कर देना, क्योंकि इंडक्टर में परमेबिलिटी की बात करते हैं, कैपेसिटर में परमिटिविटी की बात करते हैं। इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ, क्या करना है, यहां एप्सिलॉन नोट कर दो, नीचे वाले को ऊपर लिख दो, ऊपर वाले को नीचे ले आओ, तो आपका आंसर हो जाएगा हमारे पास में क्या होगा, 2 पाई एप्सिलॉन नोट और डिवाइड बाय एल एन डी बाय आर। तो ये होगा कैपेसिटेंस ऑफ हमारे पास में ट्रांसमिशन लाइन सिंगल कंडक्टर। यहां पर ध्यान रखना, इधर इंटरनल इंडक्टेंस और एक्सटर्नल इंडक्टेंस होता है, यहां इंटरनल कोई कैपेसिटेंस फॉर्म नहीं होता है। क्या बोला मैंने, यहां इंटरनल कोई भी कैपेसिटेंस फॉर्म नहीं होता है हमारे पास में। नेक्स्ट सेकंड अगर हम बात करें यहां पर, इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज टू वायर लाइन, सिंगल फेज टू वायर लाइन का इंडक्टेंस क्या होगा, तो आपसे पूछेगा कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल फेज टू वायर लाइन, ठीक है, सिंगल फेज टू वायर लाइन, इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो जब मैंने इंडक्टेंस बताया तो इंडक्टेंस होता है दो वायर लाइन के लिए म्यू नॉट अपॉन पाई कर दो ओनली एल एन डी बाय आर डैश। सेम काम यहां पर करना है, क्या करना है, इसको नीचे इसको ऊपर और उसको एच डीज कैपेसिटेंस में, बस यहाँ आर डैश नहीं आता है, ध्यान रखना, जीएमआर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो यहाँ 2 पाई एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, क्या आएगा, पाई एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय एल एन डी बाई आर। तो ये हमारे पास में होगा कैपेसिटेंस ऑफ हमारे पास में ट्रांसमिशन लाइन। क्या बोल रहे हो सर, ये टॉपिक डिटेल में कम पढ़ा है तो थोड़ा इसमें टॉपिक एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा एक्सप्लेन में कर दूंगा, लेकिन बस प्रॉमिस करो कि एक्सप्लेन करने के बाद में आप ये नहीं बोलोगे कि सर इतना बड़ा डेरिवेशन कैसे याद रखेंगे। बस आप ये मुझे प्रॉमिस कर दो तो मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो जो बता रहा हूं बस वैसे याद रख लो। चलो यहां पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा, अभी जो हमने निकाला है ना, ये दो कंडक्टर हैं और दो कंडक्टर के बीच का कैपेसिटेंस निकाला है मैंने, ये ए और ये बी, तो ये होगा सी ए बी, ये सी ए बी हमारे पास में होगा। बट एग्जाम में आपको पूछेगा, ध्यान रखना, यहां पर कैपेसिटेंस फ्रॉम वन कंडक्टर टू न्यूट्रल, सी एन पूछेगा, सी एन क्या होगा, कैपेसिटेंस फ्रॉम वन कंडक्टर टू न्यूट्रल, कैपेसिटेंस फ्रॉम वन कंडक्टर टू न्यूट्रल, वन कंडक्टर टू न्यूट्रल। चलो बताओ ये आंसर क्या होगा हमारे पास में, वन कंडक्टर से न्यूट्रल का कैपेसिटेंस क्या होगा। चलिए 2 टाइम्स ऑफ सी ए बी कर देना, क्या होगा हमारे पास में, तो यहां 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एल एन डी बाय आर। चलिए तो ये हमारे पास में क्या होगा, हाँ इलेक्ट्रोस्टेट अपन पढ़ेंगे ना, पढ़ा दूंगा इलेक्ट्रोस्टेट, कोई दिक्कत नहीं उसमें, इलेक्ट्रोस्टेट अपन पढ़ लेंगे ना, पढ़ा दिया जाएगा आपको। और बताइए नेक्स्ट, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट होगा थर्ड हमारे पास में, इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसपोज्ड थ्री फेज ट्रांसपोज्ड ट्रांसमिशन लाइन, थ्री फेज ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन, और यहां पूछेगा कैपेसिटेंस ऑफ थ्री फेज ट्रांसपोज्ड
ट्रांसमिशन लाइन, कैपेसिटेंस ऑफ थ्री फेज ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन और इंडक्टेंस ऑफ थ्री फेज ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन। तो इंडक्टेंस अगर निकालना है तो पर फेज का इंडक्टेंस ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई होता है इनटू एल एन D1 D2 D3 टू द पावर 1/3 डिवाइड बाय आर डैश। सेम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख दीजिए, बस वही काम करना है, ऊपर 2 पाई लिख दो, म्यू की जगह एप्सिलॉन इनटू एल एन D1 D2 D3 टू द पावर 1/3 डिवाइड बाय आर आएगा। यहां पर आर डैश नहीं आएगा हमारे पास में ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, डबल सर्किट बंडल कंडक्टर का होगा। बंडल कंडक्टर, बंडल कंडक्टर, बंडल कंडक्टर में हमारे पास में इंडक्टेंस का फॉर्मूला था एक कंडक्टर के लिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू एल एन डीएम बाई डी एस, म्यूचुअल जीएमडी बाय सेल्फ जीएमडी। यहां पर कैपेसिटेंस जो है एक कंडक्टर का फॉर्मूला होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एल एन डीएम बाई डी एस, डीएम बाई डी एस। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा किसके लिए, बंडल कंडक्टर के लिए ना। चलिए, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इसके बारे में ना। ऑब्जेक्टिव में जहां पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है वहां ये वाला फॉर्मूला पूछा गया बहुत बार, ये फॉर्मूला पूछा गया। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, एसएससी में चार्जिंग करंट पूछ लिया गया ना। क्या पूछ लिया गया, चार्जिंग करंट और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, चार्जिंग करंट और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, चार्जिंग करंट और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। चार्जिंग करंट आईसी जो होता है वो क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड बाय क्या होगा हमारे पास में एक्सी एन, एक्सी ओमेगा सी होता है, तो ओमेगा इंटू सी एन इंटू वी फेज, ये होता है चार्जिंग करंट। और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ इंटू सी एन इंटू वी फेज। तो ये चार्जिंग करंट है। तो बताओ चार्जिंग करंट और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, ये पूछा था। ऑप्शन था प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ऐसे आपको पूछ रखा था। बताओ क्या आंसर होगा। तो देख सकते हो चार्जिंग करंट फ्रीक्वेंसी के क्या है हमारे पास में, प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिलेशन। ये लास्ट ईयर ही एसएससी का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ही एसएससी का क्वेश्चन है। अब वो चार्जिंग करंट नहीं पूछकर आपको जो है वो डाइलेक्ट्रिक लॉस पूछ लेगा। डाइलेक्ट्रिक लॉस, वो भी मैं फॉर्मूला यही लिखा देता हूँ, डाइलेक्ट्रिक लॉस। चलो उसको केवल में लिखाएंगे, इसको रहने दो। तो ये फॉर्मूला आपको पूछ लिया गया था लास्ट टाइम। अब हो सकता है इस बार क्या करेगा वो एग्जामिनर, वो बोल देगा कि एक ग्राउंड फेज से न्यूट्रल का कैपेसिटेंस इतना है, सप्लाई वोल्टेज इतना है, फ्रीक्वेंसी इतनी है, बताओ चार्जिंग करंट कितना होगा। न्यूमेरिकल बना सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है वो, न्यूमेरिकल बना सकता है, कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पर। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बनाना चाहे ऐसा बना सकता है, आपसे बोल दिया जाएगा वेन फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, देन चार्जिंग करंट जो है वो 10 माइक्रो एम्पियर है। आपसे बोल दिया जाएगा फ्रीक्वेंसी अगर 25 हर्ट्ज हो जाए तो बताओ चार्जिंग करंट कितना हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। क्या आंसर होगा, 5। चलिए तो यहां पर क्या लिखोगे, देखो चार्जिंग करंट IC2 डिवाइड बाय IC1, तो फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है तो F2/F1 कर दो। F2/F1, F2 कितना है 25, F1 कितना है 50, तो 1/2 हो जाएगा। तो करंट IC2 जो होगा
वो 1/2 इंटू IC1 होगा, और 1/2 इंटू IC1 कितना है, तो वो 10 है, तो कितना आएगा 5 माइक्रो एम्पियर जो है वो हमारा आंसर रहेगा। क्या रहेगा? 5 माइक्रो एम्पियर जो है वो हमारा आंसर रहेगा। तो कर लोगे अब आप इस तरह के क्वेश्चन? जल्दी से बता दो, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्जामिनर पूछेगा तो? नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहां पर होता है इफेक्ट ऑफ ग्राउंड कैपेसिटेंस इफेक्ट ऑफ ग्राउंड कैपेसिटेंस इफेक्ट ऑफ ग्राउंड कैपेसिटेंस। चलिए, अगर मैं बात करूं कहां पर ग्राउंड कैपेसिटेंस का क्या इफेक्ट होगा, तो ग्राउंड कैपेसिटेंस का क्या इफेक्ट होगा, तो ड्यू टू ग्राउंड, जैसे मान लो ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये ग्राउंड हमारे पास में है, तो इसका जब एनालिसिस करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर जो है, यहां पर हम क्या करते हैं, इसके दो अपोजिट में दो कंडक्टर मानकर चलते हैं, जिसको मेथड ऑफ इमेज अपन बोलते हैं। ये ए और बी दो कंडक्टर हैं, इनके बीच की डिस्टेंस अगर मान लो स्मॉल डी है, और एच हाइट पर हमारे पास में है ग्राउंड से, तो सेम उतनी ही हाइट पर हम यहाँ पर कंडक्टर एज्यूम करते हैं ए डेश बी डेश, जो एग्जैक्टली मिरर इमेज होती है किसकी, ध्यान रखना, ऊपर वाले कंडक्टर की, जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ इमेज। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछेगा क्या चीज हमारे पास में, तो यहां लिख देना मेथड ऑफ इमेज, method of image method of image is used to calculate effect of earth capacitance। किसके लिए ध्यान रखना, टू कैलकुलेट इफेक्ट ऑफ अर्थ कैपेसिटेंस। इफेक्ट ऑफ अर्थ कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम मेथड ऑफ इमेज हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, यहां पर जो है ड्यू टू अर्थ इफेक्ट की वजह से, अर्थ को कंसिडर करने की वजह से, अब जो कैपेसिटेंस आएगा हमारे पास में, वो आएगा पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय ln, क्या होगा हमारे पास में, ln d डिवाइड बाय r इंटू रूट ऑफ 1 प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4h स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4h स्क्वायर। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आएगा। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। मेथड ऑफ इमेज के अंदर कैपेसिटेंस फ्रॉम वन कंडक्टर टू न्यूट्रल का है ना, क्या बोल रहे हो? कैपेसिटेंस सबसे हाईएस्ट जो होता है वो लोअर मोस्ट कंडक्टर पर बनता है ना, कैपेसिटेंस हाईएस्ट जो होता है वो लोअर मोस्ट कंडक्टर पर बनता है। करेक्ट आंसर है। चलो, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, जल्दी से एक बार रिप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला आपके पास में याद रहेगा, ये फॉर्मूला याद रहेगा। नेक्स्ट कैपेसिटेंस ऑफ नेक्स्ट होगा कैपेसिटेंस ऑफ थ्री फेज ट्रांसपोज्ड थ्री फेज ट्रांसपोज्ड ट्रांसमिशन लाइन थ्री फेज ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन। तो देखो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो ऑलरेडी मैंने आपको लिखाया हुआ है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखा दिया था कि वो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड बाय क्या होगा, ln d1 d2 d3 टू द पावर 1/3 और डिवाइड बाय r, ये फॉर्मूला होता है ना कैपेसिटेंस ऑफ, हमारे पास में किसके लिए ध्यान रखना, ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन के लिए। लेकिन आपसे पूछेगा कि एक हॉरिजेंटल कॉन्फ़िगरेशन है और एक ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन है। ये हॉरिजेंटल कॉन्फ़िगरेशन है और ये जो तीन कंडक्टर है ये ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपसे पूछेगा, ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में, तो आपसे पूछेगा बताओ कि किसका कैपेसिटेंस हायर होगा, जल्दी से बताओ किसका कैपेसिटेंस हायर होगा, किसका कैपेसिटेंस हायर होगा, जल्दी से बताओ।
सी एन है 2 आएगा, ठीक है, सही बात है। सी एन है तो 2 आएगा, अगर सी ए बी होता तो 2 नहीं आता है ना, सी एन है 2 आएगा। चलिए, तो आप उल्टा कर देना इंडक्टेंस वाले का जस्ट। चलो, तो यहां पर क्या होगा हमारे पास में, यहां पर जो कैपेसिटेंस और यहां पर क्या होगा हमारे पास हॉरिजेंटल होगा, वहां पर मैंने आपको बताया था इंडक्टेंस कम होता है, यहां पर ट्रायंगुलर का कैपेसिटेंस ज्यादा होता है। ट्रायंगुलर का कैपेसिटेंस ज्यादा होता है किससे, हॉरिजेंटल के कैपेसिटेंस से। वहां इंडक्टेंस हमारे पास में क्या था, कम था, तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। रूट नहीं आता है, कौन सा रूट नहीं आता है, ये रूट नहीं आता है, ये नहीं, किसने बोला नहीं आता है, रूट आता है डियर, रूट आता है अभिषेक। बाकी मैं चेक कर लेता हूं, जब तक मुझे पता है रूट आता है। आता है रूट, ठीक है। हाँ, ये फॉर्मूले में रूट आता है, क्यों, क्योंकि देखो ये एच है और ये एच है, और ये होगा डिस्टेंस बनेगी, ये बनता है कैपिटल रूट ऑफ, हमारे पास में बेस कितना है डी स्क्वायर, और ये हाइट 2 है, तो 2h का स्क्वायर क्या होगा, 4h स्क्वायर होगा। तो ये रूट वैल्यू आएगी, तो वो यहां पर आता है ना, बाकी आता है ना, ठीक है। चलिए, तो यहां तक की चीजें याद रहेगी। अब देखो एग्जाम में जितना पूछा तो मैंने बता दिया आपको। अब आप मुझे बताओ कि इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, कैपेसिटेंस वाले पोर्शन को, कैपेसिटेंस वाले पोर्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जल्दी से बता देंगे। चलिए, अजय कुमार, प्रीतम, और कुछ नहीं बोल पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कि यस सर एक्सप्लेन। चलो, समझो। तो एग्जाम में अगर हम बात करें, हम बात करें किसके बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में। इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जैसे मानकर चलिए 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है, ये हमारा कंडक्टर 1 है। 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन के केस में अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारा एक फेज है, ये दूसरा फेज है, और ये तीसरा फेज है। तो इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो कैपेसिटेंस फॉर्म होता है ना, वो हमारे पास में क्या होता है, ये जो दो कंडक्टर होते हैं, वो दो प्लेट ऑफ कैपेसिटर की तरह काम करते हैं हमारे पास में। और यह ये जो दो कंडक्टर है, ये भी दो प्लेट की तरह काम करेंगे। ये जो दो कंडक्टर है, ये भी किसकी तरह काम करेंगे, दो प्लेट ऑफ कैपेसिटर की तरह काम करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, ध्यान रखना, यहां पर हमारे पास में क्या होगा, 3 फेज है, 3 फेज अगर आर वाई बी, तो यहां पर कैपेसिटेंस, यहां पर कैपेसिटेंस, यहां पर कैपेसिटेंस फॉर्म होगा। तो कैपेसिटेंस किसी से बीच में फॉर्म होगा, ध्यान रखना, कैपेसिटेंस जो है किसी भी दो फेज के बीच में, दो फेज हमारे पर फेज की बात कर रहा हूं ना, तो दो फेज के बीच में जो कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, वो हमारे पास में उसमें क्या होगा, दो कंडक्टर एज ए दो प्लेट की तरह काम करेंगे। इनके बीच की जो एयर है वो किसकी तरह काम करेगी, इन्हें डाइलेक्ट्रिक, एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह काम करेगी। तो यहां पर क्या पॉइंट लिखोगे, इन ए 3 फेज लाइन, 3 फेज लाइन
टू conductor works as a two conductor works as a two plate of capacitor, two plate of capacitor, टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो दो कंडक्टर दो प्लेट ऑफ कैपेसिटर की तरह काम करते हैं हमारे पास में, एंड एयर बिटवीन देम एयर बिटवीन देम एयर बिटवीन देम वर्क्स एयर बिटवीन देम वर्क्स एज ए डाइलेक्ट्रिक एज ए डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट, हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये ट्रांसमिशन लाइन क्या है, ट्रांसपोज्ड है, ताकि ये जो सारे कैपेसिटेंस जो फॉर्म हो रहे हैं वो इक्वल कैपेसिटेंस हम फॉर्म हो रहे हैं, मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास में ट्रांसपोजिशन हो रहा है। तब जाकर, अगर ट्रांसपोज नहीं होता तो लोअर मोस्ट का कैपेसिटेंस थोड़ा डिफरेंट होता, बीच वाले का और डिफरेंट होता, ऊपर वाले का सबसे कम होता हमारे पास में ना। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना। अब हमारे पास में अगर हमें फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस टू फाइंड कैपेसिटेंस, प्रोसेस टू फाइंड कैपेसिटेंस। अगर आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, तो उसका प्रोसेस हमारे पास में क्या रहेगा, सबसे पहले जो है स्टेप वन में हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे एम्पियर्स लॉ। स्टेप वन में हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, अप्लाई एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या होता है हमारे पास में, एम्पियर्स लॉ क्या होता है हमारे पास में, एम्पियर्स लॉ हमारे पास में क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई इनक्लोज्ड, आई इनक्लोज्ड हमारे पास में होगा। स्टेप टू में अगर हम बात करें यहां पर, तो स्टेप टू में हम क्या करेंगे, यहां से एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके हम यहां से एच फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच करेंगे, तो यहां से बी की वैल्यू अपन निकालेंगे। अच्छा, एम्पियर्स लॉ नहीं, सॉरी, एम्पियर्स लॉ से तो अपन इंडक्टेंस निकालेंगे, एम्पियर्स लॉ नहीं, आप ऐसे समझो, कैपेसिटेंस निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना, सबसे पहले जो है आप अप्लाई कर सकते हो तो गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो ऐसे समझ लो ओनली Q बराबर CV से हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो सबसे पहले C निकालना होगा Q बाई V करके, हमारे पास में क्या करके, Q बाई V करके। V कैसे निकालोगे, V निकालोगे आप माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे पास में क्या होगा, E डॉट डी एक्स इजिकल टू क्या होगा हमारे पास में, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से पर किसी पॉइंट पर लाने के लिए जो काम किया जाता है वही हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहां से क्या होगा, आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां से आप एक काम कीजिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्टेप वन में पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहला तो क्या होगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट स्टेप टू में क्या होगा, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट स्टेप थ्री में क्या करना होगा, ध्यान रखना, स्टेप थ्री में आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V करके, तो यहां से कैपेसिटेंस हमारे पास में आएगा। अब मुझे अगर मुझे क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप मुझे बताएंगे, पहला मैं बात कर रहा हूं कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कंडक्टर, सिंगल कंडक्टर। आप मुझे बता सकते हैं लाइन कंडक्टर जो होता है उसकी शेप क्या होती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शेप कौन सी होती है, जल्दी से बताओ। ये जो कंडक्टर है इसके लिए हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, इसी को क्रॉस सेक्शन व्यू में मैं ऐसा शो करके चल रहा हूं, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर से हम क्या कर रहे हैं बताओ, हम यहां से कितने डिस्टेंस पर, कोई पी एक्स डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है, उसके रेस्पेक्ट में हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहां से क्या होगा, ध्यान रखना, सिलेंड्रिकल शेप का है, तो सिलेंड्रिकल शेप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिलेंड्रिकल कंडक्टर, सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास में क्या रहेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला भी डेराइव करना होता है, तो उसको भी हम डेराइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है तो आप मुझे बता दो जल्दी से। सिलेंड्रिकल कंडक्टर यूनिफॉर्म फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 2kq/r होता है हमारे पास में। क्या होता है? 2kq/r। 2kq/r, लेकिन हम x डिस्टेंस पर बात कर रहे हैं तो 2kq/x अपन लिख रहे हैं ना। मतलब आप यहां पर ऐसा मान लो ये d डिस्टेंस पर है, और हम यहाँ एनालिसिस बीच में x डिस्टेंस पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये कोई p पॉइंट है, बाकी ये पूरी डिस्टेंस तो थी d, बट हम यहाँ पर कोई भी हमारे पास में पॉइंट है x डिस्टेंस पर a मान लो कोई, वहां पर हम बात कर रहे हैं ना, तो 2kq/x हमारे पास में होगा। ये फॉर्मूला याद रखना है, या फिर आपको पता होगा कि k की वैल्यू 1/4πε0 होती है, तो आपने कॉलेज में याद किया होगा 2πε0 इंटू x हमारे पास में होता है, कैसा भी लिख सकते हो ना। नेक्स्ट, अब आपको यहां से क्या करना है? यहां से स्टेप 2 में पोटेंशियल निकालना है, माइनस ई डॉट डी एस। ई क्या है? 2kq/x से हमारे पास में, इनटू हमारे पास dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और क्या होगा? d से लेकर r तक लाने में जो काम किया जा रहा है वही आपको निकालना है। तो v इज इक्वल टू क्या होगा? 1/x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है? तो 2kq को तो आप बाहर ले लीजिए, और ये क्या आ जाएगा? ln 1/x क्या होता है? ln x होता है, जिसमें लिमिट हम लगाएंगे कहां से कहां तक? बाहर माइनस ऑलरेडी है, तो ये d से लेकर r तक हम लिमिट लगाएंगे। इस माइनस को अंदर ले जाओ ताकि ये इन्वर्स होकर लिमिट लग जाए, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 2kq डिवाइड बाय क्या होगा? ln d/r हो जाएगा ना। लिमिट जब हम लगाएंगे पूरा d/r होगा, क्योंकि हमने इन्वर्स कर दिया, बाकी r/d आ रहा था, तो हम यहाँ पर माइनस अंदर ले जाकर इन्वर्स कर देंगे। 2 इंटू के की वैल्यू 4πε0 कर दीजिए, तो 2q डिवाइड बाय 4πε0 एप्सिलॉन r इंटू ln d/r। तो ये 2 से 2 कैंसिल कर लो। अब मुझे क्या करना है? c निकालना है। c इज इक्वल टू q/v निकालना है, तो q डिवाइड बाय क्या होगा हमारे पास में? q अपॉन 2πε0 एप्सिलॉन r इंटू ln d/r। ये q से q इसको ऊपर ले जाओ हमारे पास में, तो यहां पर क्या होगा? 2πε0 एप्सिलॉन r डिवाइड बाय ln d/r। तो ये हमारे पास में क्या होगा? कैपेसिटेंस होगा एक सिंगल कंडक्टर के लिए। आपको शायद पता होगा, यही फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। हाँ, 1/4πε0 होता है, कैंसिल हो गया ना। चलो, तो समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। चलो, समझ में आ गया? ऐसे ही तो 800 पेज के नोट्स बनते हैं। अब ये तो मैंने एक डेरिवेशन कराया है, अभी सारे डेरिवेशन होते हैं इसके, 1/1 1/1 हर एक डेरिवेशन होता है। तो बताओ, वो भी करना है? एक बार आप बताओ।
चलिए, हाँ नहीं वो तो मैंने ऐसे ही किसी ने बोला था इसलिए मैंने एक डेरिवेशन करा दिया। अब नहीं डेरिवेशन करेंगे आगे बेटा, इतना डेरिवेशन करेंगे तो क्या होगा कि फास्ट ट्रैक कोर्स में ये फाउंडेशन बेस बन जाएगा ना। चलो, तो यहां तक हमारे पास में क्या है, हमारा ये जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट होता है ना। एनएचपीसी जेई प्रीवियस ईयर पेपर कब कराएंगे? कराएंगे बेटा, बहुत जल्दी कराएंगे। मैं उन क्वेश्चन को कलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, फिर उसके बाद में बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ा जाए, तैयार हैं आप सभी? तो यहां तक हमारे पास में क्या है, हमारा जो चैप्टर है ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, वो हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट होगा लिखना हेडिंग पावर सिस्टम ट्रांजिएंट। पावर सिस्टम ट्रांजिएंट, पावर सिस्टम ट्रांजिएंट, पावर सिस्टम ट्रांजिएंट। अगर हम बात करें ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, इस पर कोई भी ट्रांजिएंट आता है तो ट्रांजिएंट कौन कौन से होते हैं हमारे पास में? एक तो होता है लाइटनिंग सर्ज। क्या होता है हमारे पास में? एक तो होता है लाइटनिंग सर्ज, लाइटनिंग सर्ज। दूसरा हमारे पास में क्या होगा? स्विचिंग सर्ज, स्विचिंग सर्ज, स्विचिंग सर्ज। थर्ड हमारे पास में क्या होगा? शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। फोर्थ हमारे पास में क्या होगा? रेजोनेंस, रेजोनेंस। तो हमारे पास में क्या होगा? लाइटनिंग सर्ज, स्विचिंग सर्ज, शॉर्ट सर्किट एंड रेजोनेंस। ये टोटल मिलाकर 4 टाइप के हमारे पास में क्या होते हैं? ट्रांजिएंट हमारे पास में होंगे, जिसमें से ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? वेवफॉर्म बनाते हैं, जिसका नाम होता है ट्रेवलिंग वेव्स। क्या होता है? ट्रेवलिंग वेव उसका नाम होता है। और ट्रेवलिंग वेव की जो वेलोसिटी होती है वो 200 से लेकर 250 किलोमीटर पर मिली सेकेंड होती है हमारे पास में। किसके अंदर? तो ओवरहेड लाइन के अंदर, ओवरहेड लाइन के अंदर। लेकिन यही अगर मैं बात करूं तो 40 टू 50 किलोमीटर पर मिली सेकेंड हमारे पास में होती किसमें? तो अंडरग्राउंड केबल के अंदर, अंडरग्राउंड केबल के अंदर हमारे पास में होती है। तो ये दोनों वेलोसिटी का डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। क्या होगा हमारे पास में? ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में एग्जामिनर डायरेक्टली आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट होगा हमारे पास में, नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, तो पावर सिस्टम ट्रांजिएंट के अंदर क्या होगा? लाइटनिंग सर्ज, स्विचिंग सर्ज, शॉर्ट सर्किट एंड रेजोनेंस। ये हमारे पास में 4 टाइप के क्या है? ट्रांजिएंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले पॉइंट पर हमारे पास में, तो यहां पर जो है हमारे पास में पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन या ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन लिखनी है तो लिख दो। ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन, ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास में? तो वो होती है ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन जो होगी, और वो हमारे पास में रहेगी Vm इज इंटू साइन ओमेगा टी प्लस माइनस गामा एक्स। यहां पर प्लस का मतलब क्या होगा? बैकवर्ड शिफ्टिंग, बैकवर्ड शिफ्टिंग। और माइनस का मतलब क्या होगा? फॉरवर्ड शिफ्टिंग। क्या होगा हमारे पास में? फॉरवर्ड शिफ्टिंग। तो ये होगा वेवफॉर्म फॉरवर्ड में जा रही है बैकवर्ड में जा रही हो, आप यहां से बता सकते हो। नेक्स्ट आएगा हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन या रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, पहले लिख दो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लाइन। कोफिशिएंट ऑफ लाइन के बीच का रिलेशन क्या होगा? तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 1 प्लस आर वी होता है। आर आई जो है वो माइनस आर वी होता है, और टी आई जो होता है ना वो 1 प्लस आर आई होता है। तो ये रिलेशन होंगे, ध्यान रखना। टीवी यहां पर क्या है? ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज, या ट्रांसमिशन को अपन रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं ना, इसी को हम रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। आरवी क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज हमारे पास में होगा। नेक्स्ट,
आर आई जो होगा वो क्या होगा हमारे पास में, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ करंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ करंट, कोफिशिएंट ऑफ करंट। नेक्स्ट टी आई क्या होगा हमारे पास में, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ करंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ करंट। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले पॉइंट पर हमारे पास में, तो यहां पर क्या आएगा, ध्यान रखना टीवी का जो फॉर्मूला होता है ना, ये याद रखना पड़ेगा। जैसे मानकर चलिए ये एक लाइन है जिसका सर्ज इंपेडेंस जेडएस है, यहाँ पर कोई ट्रांजिएंट आया हुआ है, वो केबल की तरफ ट्रेवल कर रहा है जिसका इंपेडेंस जेडएल है। तो आपसे पूछेगा बताओ टीवी कितना होगा, तो टीवी होगा 2 इंटू जेडएल अपॉन जेडएल प्लस जेडएस, 2 इंटू जेडएल अपॉन जेडएल प्लस जेडएस हमारे पास में होगा। क्या होगा, 2 इंटू जेडएल अपॉन जेडएल प्लस जेडएस हमारे पास में रहेगा। तो ये फॉर्मूला होगा किसके लिए, ध्यान रखना, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला होगा। ये वैल्यू आप यहां पर लाकर पुट करके आप आरवी निकाल सकते हो, फिर माइनस करके आर आई निकाल सकते हो, यहां पुट करके टी आई निकाल सकते हो, सारी वैल्यू निकाल सकते हो। बस आपको ये फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज कितना होता है। तो आपको एग्जामिनर पता है क्या करेगा, आपको एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर हमारे पास में जेडएल और जेडएस इक्वल हैं, तो बताओ इन चारों की वैल्यू क्या होगी, किसकी, ध्यान रखना, टीवी आरवी, टीवी आरवी आर आई टी आई। जेडएल जीरो है तो क्या होगा, एंड जेडएल इनफाइनाइट है तो क्या होगा। ये तीनों ही वैल्यू आप मुझे बताएंगे जल्दी से यहां पर। ये जो वैल्यू है, इनके वैल्यू बताओ, सभी के आंसर बताओ जल्दी से। चलिए क्या आंसर आ रहा है, तो यहां पर देखो, यहां वैल्यू पुट करो, तो 2 इंटू जेडएल अपॉन जेडएल प्लस जेडएस। अगर ये दोनों बराबर है ना, तो ये ध्यान रखना, ये दोनों टू टू जेडएस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो ये 1 आएगा। तो ये 0 - 1 कर देना, -1 आएगा, क्योंकि आरवी क्या होता है, तो टीवी -1 होता है, टीवी -1 मतलब, सॉरी, टीवी -1 होगा, टीवी इज इक्वल टू 1 प्लस आरवी होता है ना, तो आरवी इज इक्वल टू 1 माइनस टीवी होगा। चलो तो 1 - 1 कर दीजिए, 0 आएगा। ये हो जाएगा, माइनस आरवी कर दोगे तो हम आर वी करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। 1 प्लस टी आई करोगे तो आर आई, 1 प्लस आर आई करोगे तो टी आई, आर आई की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये वैल्यू 1 आएगी। तो ये हमारे पास में 0 1 1 0 आ रहा होगा, पहला आंसर। दूसरा हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू जेडएल अपॉन जेडएल प्लस जेडएस। अब देखो ये वैल्यू पुट कर दोगे तो ये 0 ही आएगा आपके पास में आंसर। चलिए तो ये वैल्यू 0 आएगी, ये आएगी हमारे पास में, आरवी की वैल्यू यहाँ रखो तो 1 - 0 कितना आएगा, 1 आएगा। ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, -1 आएगा। और ये 1 - 1 कितना होगा, ये 1 - 1 कितना आएगा, 0 आएगा। सॉरी, कहां पर अपन ने मिस्टेक की, टीवी इज इक्वल टू 1 प्लस आरवी होता है ना, टीवी -1 ही हो गया ना।
टीवी -1 ही होगा, टीवी -1 ही होगा। तो 0 -1 होगा, ये +1 हो जाएगा और यहां पर 2 आएगा, तो ये 2 आएगा। तो यहां से उल्टा लिख दो आंसर, 0 -1 1 और 2। तो 0 1 0 -1 1 और 0, यही आंसर आ रहे हैं, जल्दी से बताओ। 0 -1 1 और 2 हमारे पास में आ रहा है, करेक्ट। 2 1 -1 एंड 0 हमारे पास में आ रहा है। तो ये चारों रिजल्ट याद रहेगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, आपसे बोल दिया जाएगा एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसका सर्ज इंपेडेंस 200 ओम है, उस पर 100 केवी का सर्ज हमारे पास में आ रहा है जो कि केबल की तरफ ट्रेवल कर रहा है, जिसका सर्ज इंपेडेंस 40 ओम है। आपसे बोल दिया जाएगा फाइंड ट्रांसमिटेड वोल्टेज इनटू केबल, ट्रांसमिटेड वोल्टेज इनटू केबल। केबल के अंदर कितना वोल्टेज ट्रांसमिट होगा, बताओ क्या आंसर आएगा। ट्रांसमिटेड की जगह वो वर्ड रिफ्रैक्टेड भी यूज कर सकता है। क्या आंसर आ रहा है, 33.33। चलिए तो देखते हैं, अगर हम बात करें यहां पर टीवी का फॉर्मूला लगाइए। टीवी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ZL अपॉन ZL प्लस ZS, और ये टीवी जो होता है ना, V डबल डैश बाय V होता है। तो V डबल डैश हमें निकालना है ट्रांसमिटेड वोल्टेज, और ये V दे रखा है 100 केवी। 2 इंटू ZL कौन सा है, ध्यान रखना, ये ZS और ये ZL होता है, जिसकी तरफ ट्रेवल करता है ना उसको हम ZL मानकर चलते हैं। तो ZL 40 है, डिवाइड बाय कितना होगा, 200 प्लस 40, तो ये आ जाएगा 80 डिवाइड बाय 240, तो ये आएगा 1/3। तो V डबल डैश इक्वल टू क्या होगा, 100 डिवाइड बाय 3, यानी कि 33.33 केवी जो है, 33 केवी, 100 केवी का सर्च कर देना इसको ना, इतना केवी हमारे पास में क्या होगा, ट्रांसमिटेड होगा ना। 100 केवी का सर्ज आ रहा है हमारे पास में, तो 33.33 केवी जो है वो ट्रांसमिट होगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाने के लिए वो क्या करेगा,
वो आपको ये जेडएस नहीं देगा, वो आपको लाइन का इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दे देगा, केबल का इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आपको दे देगा। तो पहले आपको रूट एल बाई सी करके सर्ज इंपेडेंस आपको निकालना पड़ेगा, यहां पर भी रूट एल बाई सी करने करके आपको कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। तो ये लेंदी बना देगा क्वेश्चन को, है ना। ध्यान रखना, एग्जामिनर लेंदी जो है वो ऐसा बना सकता है क्वेश्चन कि यहाँ पर सर्ज इंपेडेंस ना देकर आपको एल और सी की वैल्यू दी जाए और उससे सर्ज इंपेडेंस आपको निकालना पड़े। तो कर लेंगे आप जल्दी से, बताओ इस टाइप का एग्जांपल, एक बार फास्ट रिप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट होगा, अब देखो क्वेश्चन वो ऐसा भी बना सकता है, वो एक लाइन नहीं देकर वो यहां पर टी जंक्शन दे सकता है, दो लाइन। आपको इसका जेडएस आपको दे दिया जाएगा, इसका जेडएस 2 दे देगा, इसका जेडएस 3 दे देगा, जेडएस 3 दे देगा, यहां पर आपको दे देगा 400 ओम है, ये दे देगा 200 ओम और 200 ओम की दो लाइन है। आपसे बोल दिया जाएगा कि यहाँ 200 केवी का सर्ज आ रहा है, बताओ ट्रांसमिटेड वोल्टेज कितना होगा, बताओ आंसर क्या आएगा। ऐसा क्वेश्चन बना सकता है, एक की जगह दो लाइन दे सकता है, बताओ आंसर क्या आएगा। क्या आंसर आ रहा है, 80 केवी। चलिए, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, ध्यान रखना, वी डबल डैश बाई वी, 2 इंटू जेडएल, जेडएल ध्यान रखना इन दोनों का पैरेलल निकाल देना, 200 पैरेलल विद 200, तो आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। तो 2 इंटू जेडएल अपॉन जेडएल प्लस जेडएस, तो 400 प्लस 100, तो ये आ जाएगा 200 डिवाइड बाय 500, तो ये कितना आएगा 2/5। तो वी डबल डैश इक्वल टू क्या होगा, 2/5 इंटू 4, कितना केवी का सर्ज है, 200 केवी का सर्ज है, तो कितना आएगा 80 केवी जो है वो आपका आंसर आएगा। करेक्ट, 80 केवी आपका आंसर आएगा ना। हाँ क्लास तो चलेगी बेटा हिमांशु, ऐसे तो इंडिया में जो है वो एग्जाम त्योहारों की तरह आते हैं, अगर ऐसे हमारे हर एग्जाम में ऑफ करेंगे तो क्या होगा कि महीने में 5 क्लासेस तो हमारी इसमें ही ऑफ रहेगी। चलिए, तो ये चीज आपको सभी को समझ में आ गई होगी। तो ये पावर स्टम्प ट्रांजिएंट में से आपको जो क्वेश्चन बनाएंगे वो इस तरह का क्वेश्चन बनाएगा आपके पास में। हाँ टी ब्रेक अपन लेते हैं, फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे सर्ज इंपेडेंस लोडिंग, फिर अपन आएंगे कोरोना पर, है ना। तो अभी टाइम कितना हुआ है, अभी
चलिए तो स्टार्ट किया जाए। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? हम बात कर रहे थे किसके बारे में? सर्ज इंपेडेंस लोडिंग के बारे में। तो हेडिंग लिखिए SIL, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग। सर्ज इंपेडेंस लोडिंग, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान रखना, VL स्क्वायर डिवाइड बाय ZS। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सर्ज सर्ज इंपेडेंस लोडिंग को ही अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल लोड ऑफ द लाइन। क्या बोला मैंने? सर्ज इंपेडेंस लोडिंग, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग, इसी को क्या बोला जाता है? नेचुरल लोड ऑफ द लाइन। क्या बोलते हैं अपन इसी को? नेचुरल लोड ऑफ लाइन। नेचुरल लोड ऑफ लाइन को ही बोला जाता है सर्ज इंपेडेंस लोडिंग। ये हमारे पास में क्या होता है? नेचुरल लोड हमारे पास में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा हमारे पास में? ये ध्यान रखना, लोडिंग ऑफ द, अगर हम बात करें सर्ज इंपेडेंस की बात करें तो सर्ज इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? √L/C। ये किस पर डिपेंड नहीं करता है? लेंथ ऑफ द लाइन पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहां लिख देना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन। तो ये ध्यान रखना, ये किस पर डिपेंड नहीं करता है? ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर आपसे बोल दिया जाएगा, ड्यूरिंग डिजाइनिंग ऑफ लाइन, ड्यूरिंग डिजाइनिंग ऑफ ओवरहेड लाइन, जो हम लोडिंग ऑफ द लाइन है ना, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग से क्या रखते हैं बताओ? हायर रखते हैं या लोअर रखते हैं? ड्यूरिंग डिजाइनिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जल्दी से बताओ। ड्यूरिंग डिजाइनिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ड्यूरिंग डिजाइनिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन लोडिंग क्या होना चाहिए हमारे पास में? तो लोडिंग ऑफ लाइन, लोडिंग ऑफ लाइन शुड बी मोर देन, should be more than surge impedance loading, should be more than surge impedance loading। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यही पॉइंट अगर हम ओवरहेड लाइन के लिए, अगर सॉरी अगर हम यही बात हम अंडरग्राउंड केबल के लिए बात करते हैं, ये ध्यान रखना, ये ट्रांसमिशन लाइन मतलब ओवरहेड लाइन की बात कर रहा हूं मैं। ड्यूरिंग डिजाइनिंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल, अगर यही चीज अगर आपको यूजी मतलब अंडरग्राउंड केबल के लिए बोल दी जाए तो क्या होगा? ध्यान रखना, तो ड्यूरिंग डिजाइनिंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल, लोडिंग ऑफ लाइन जो होना चाहिए शुड बी लेस देन की जगह यहां पर क्या आएगा? मोर देन सर्ज इंपेडेंस लोडिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोर देन सर्ज इंपेडेंस लोडिंग होना चाहिए। क्या होगा? ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ द लाइन हमारे पास में क्या होना चाहिए? मोर देन सर्ज इंपेडेंस लोडिंग होना चाहिए। लोडिंग ऑफ द लाइन क्या होना चाहिए? मोर देन सर्ज इंपेडेंस लोडिंग हमारे पास में होना चाहिए। चलिए तो ये आपके पास में क्या होगा? ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं एग्जाम में, एग्जामिनर इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो पूछेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट होगा हमारे पास में कोरोना। कोरोना क्या होता है बताओ? कोरोना होता है हमारे पास में सेल्फ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ एयर अराउंड द कंडक्टर, सेल्फ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ एयर, सेल्फ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ एयर, ऑफ एयर अराउंड कंडक्टर, सेल्फ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ एयर अराउंड कंडक्टर। किसी कंडक्टर के आसपास की जो एयर है, अगर वो कंडक्टिंग मीडियम की तरह काम करने लग जाए तो उसी को क्या बोला जाता है? उसी को हम बोलते हैं सर्ज इंपेडेंस लोडिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? सर्ज, सॉरी, उसी को अपन बोलते हैं कोरोना, है ना। सेल्फ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ एयर अराउंड द कंडक्टर इज कॉल्ड कोरोना, इज कॉल्ड कोरोना। उसी को क्या बोला जाता है? कोरोना। चलिए अगर हम बात करें ड्यू टू कोरोना, हमारे पास में इफेक्ट ऑफ कोरोना क्या क्या है? जल्दी से बताओ। इफेक्ट ऑफ कोरोना, कोरोना के क्या क्या इफेक्ट है? पहला अगर हम बात करें यहां पर, तो कोरोना का पहला इफेक्ट क्या है हमारे पास में? ओजोन गैस विल प्रोड्यूस्ड, ओजोन गैस, ओजोन गैस विल प्रोड्यूस्ड, ओजोन गैस हमारे पास में क्या होगी? प्रोड्यूस्ड होगी, जो कि हमारे पास में क्या होती है? पॉइजनस होती है हमारे लिए, अर्थ पर पॉइजनस होती है, जो हमारे लिए हानिकारक होती है। दूसरा हमारे पास में क्या होगा? यहाँ पर जो है
और वो होगा नॉइस। ए नॉइस कैन बी हर्ड, ए नॉइस कैन बी हर्ड, नॉइस कैन बी हर्ड, नॉइस कैन बी हर्ड। आवाज सुनाई देती है हमारे पास में कोरोना की वजह से, और वो आवाज कौन सी होती है, ध्यान रखना, हिसिंग नॉइस। क्या होती है? हिसिंग नॉइस। नेक्स्ट, थर्ड हमारे पास में ग्लो ऑफ वॉयलेट कलर, ग्लो ऑफ वॉयलेट कलर, ग्लो ऑफ वॉयलेट कलर विल अपीयर, ग्लो ऑफ वॉयलेट कलर विल अपीयर। तो वॉयलेट कलर का हमारे पास ग्लो अपीयर होगी, और उसको वॉयलेट कलर की जगह आप ये भी लिख सकते हो, ब्लूइश भी लिख सकते हो ना। क्या लिख सकते हो? अगर ऑप्शन में, ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में वॉयलेट लिखा हुआ है तब तक वॉयलेट आप लिखोगे, अगर वॉयलेट नहीं है ऑप्शन में, ब्लूइश है, तो आप ब्लूइश लगाओगे। अगर ब्लूइश भी नहीं है और वॉयलेट भी नहीं है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन लगाओगे? अगर ऑप्शन में ब्लूइश भी नहीं है और वॉयलेट भी नहीं है और ब्लू दे रखा है, तो फिर आंसर आप ब्लू लगा देना। क्या बोला मैंने? यहां ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले वॉयलेट, फिर ब्लूइश, नहीं है तो फिर ब्लू लगा देना है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में क्या होंगे, इफेक्ट ऑफ कोरोना हमारे पास में रहेंगे। अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ कोरोना क्या होता है, जल्दी से बताओ। एडवांटेज ऑफ कोरोना, एडवांटेज ऑफ कोरोना, एडवांटेज ऑफ कोरोना क्या होगा? चलिए, कोरोना के फायदे क्या है हमारे पास में? तो कोरोना का फायदा ये है कि स्टिफनेस ऑफ द सर्ज, जब सर्ज आता है तो उसकी जो पीक वैल्यू होगी, स्टिफनेस होगी, उसको कम करेगा, है ना। तो यहां पर लिख देना रिड्यूस, रिड्यूस स्टिफनेस ऑफ, स्टिफनेस ऑफ सर्ज। सर्ज की स्टिफनेस को क्या करेगा, वो हमारे पास में कम कम करेगा कोरोना का। अब यहां पर एक टर्म आती है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। तो ध्यान रखना, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिस पर कोरोना जस्ट इनिशिएट होता है। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिस पर कोरोना जस्ट इनिशिएट हमारे पास में होता है। नॉइस आपको जो है सुनाई देती है, लेकिन ग्लो अपीयर नहीं होती है ना। तो यहां पर क्या होगा, कोरोना जस्ट इनिशिएट, यहां पर क्या होगा, कोरोना जस्ट इनिशिएट होगा, जस्ट इनिशिएट होगा। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास में, नॉइस कैन बी हर्ड, नॉइस कैन बी हर्ड, बट ग्लो विल नॉट अपीयर, बट ग्लो विल नॉट अपीयर, ग्लो विल नॉट अपीयर। चलिए, तो यहां पर हमारे पास में क्या होगा, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज वीसी का फॉर्मूला होता है जी एम आर डेल्टा इंटू एल एन डी बाई आर। जी हमारे पास में क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। जी हमारे पास, सॉरी कंडक्टेंस नहीं, जी हमारे पास में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर होती है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, स्ट्रेंथ ऑफ एयर हमारे पास में होती है। और ये जी की वैल्यू कितनी होती है, आप ही बताओ जल्दी से, जी की वैल्यू कितनी होती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर हमारे पास में जी की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे। चलिए, जी की वैल्यू होती है 21.1 केवी पर सेंटीमीटर, या 30 केवी पर सेंटीमीटर। दिस इज द पीक इन वैल्यू, और दिस इज इन आरएमएस। आरएमएस और पीक के अंदर हमारे पास में वैल्यू होती है, ठीक है। आरएमएस एंड पीक के अंदर हमारे पास में वैल्यू होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट होगा हमारे पास में एम क्या होता है, सरफेस फैक्टर होता है, सरफेस फैक्टर। एम इजिकल टू वन किसके लिए होता है? एम इजिकल टू वन जो है हमारे पास में किसके लिए होता है, होलो कंडक्टर या स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस।
स्मूथ सरफेस। नेक्स्ट बताओ रफ कंडक्टर के लिए क्या होता है, होलो कंडक्टर के बाद में क्या होगा, ऐसी पहले आपसे बोल दिया जाए, सॉलिड कंडक्टर के लिए बोल दिया जाएगा सॉलिड कंडक्टर और रफ सरफेस। नेक्स्ट m इज इक्वल टू हमारे पास में ACSR के लिए कितना होता है, जल्दी से तीनों वैल्यू बताओ। 0.93 से 0.99 तक, करेक्ट, 0.93 से लेकर 0.99 तक। यहां पर 0.84 से लेकर 0.92 तक। ये वैल्यू डायरेक्टली याद रखना, आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है ये ACSR के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर हमारे पास में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, तो यहां पर हमारे पास में आएगा m की जो वैल्यू के बाद में आएगा डेल्टा, जिसको अपन बोलते हैं एयर डेंसिटी फैक्टर। एयर डेंसिटी फैक्टर का फॉर्मूला बताओ। डेल्टा जो होता है वो b डिवाइड बाय 273 प्लस टी, 273 प्लस टी। यहां पर वैल्यू क्या होती है ध्यान रखना, 3.92 b है ना, ये वैल्यू याद रखना 3.92 b। b यहां पर क्या होता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर, बैरोमेट्रिक प्रेशर, बैरोमेट्रिक प्रेशर, बैरोमेट्रिक प्रेशर। चलिए, तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये हमारे पास में जो है वो डेल्टा होगा, एयर डेंसिटी फैक्टर का फॉर्मूला होगा। एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लेगा, ध्यान रखना, तो आप यहां से आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट आर यहां पर क्या होती है, रेडियस होती है। आर यहां पर क्या होती है, रेडियस होती है। डी क्या होता है हमारे पास में, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर होता है। स्मॉल डी लिखा है, कैपिटल डी लिखा हमने, GMR, स्मॉल डी लिखा है, ठीक है। स्मॉल डी होगा डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, बिटवीन कंडक्टर। तो ये हमारे पास में क्या होंगे, सारे नोटेशंस होंगे। एग्जामिनर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना, क्या पूछेगा, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना, अफेक्टिंग कोरोना। जल्दी से बताओ कोरोना को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अगर मैं सप्लाई वोल्टेज बढ़ाऊं तो बताओ कोरोना लॉस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पर फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना में, पहला हमारे पास में क्या है, अगर सप्लाई वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कोरोना लॉस जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट फेज वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड फैक्टर जो होगा, वो अगर हम बात करें कि हम रेडियस अगर बढ़ाते हैं, मतलब बंडल्ड कंडक्टर यूज करते हैं, बंडल्ड कंडक्टर, बंडल कंडक्टर अगर हम यूज करेंगे तो GMR बढ़ेगी। GMR रेडियस मतलब बढ़ेगी, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज बढ़ेगा, तो लॉस हमारे पास में कोरोना लॉस से वो कम होंगे। नेक्स्ट ध्यान रखना, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज बढ़ेगा, कहाँ वोल्टेज बढ़ने पर, नहीं तो वोल्टेज बढ़ने पर तो कोरोना लॉस बढ़ता है। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज तो हमारे पास में, वो सप्लाई वोल्टेज की बात कर रहा हूं, ये सप्लाई वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है। सप्लाई वोल्टेज अगर क्रिटिकल क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से, इसको हटा दो, ऐसे लोग सप्लाई वोल्टेज बढ़ेगा और सप्लाई वोल्टेज मोर देन क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज होगा तो कोरोना लॉस बढ़ेगा। अगर लेस देन रहेगा तो कोरोना अकर ही नहीं होगा ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड पॉइंट पर, अगर हमारे पास में हाइट बढ़ेगी, हाइट, हाइट अगर हमारे पास में बढ़ेगी तो क्या होगा हमारे पास में, कोरोन हाइट बढ़ने के साथ साथ में प्रेशर जो है वो कम होगा। प्रेशर कम होगा तो डेल्टा कम होगा, डेल्टा कम होगा तो हमारे पास में क्या होंगे, डेल्टा हमारे पास में कम होगा तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कम होगा, तो कोरोना लॉस क्या होगा, बढ़ेगा। कोरोना लॉस क्या होगा, बढ़ेगा। फोर्थ पॉइंट पर अगर हम बात करें, सरफेस डेंसिटी फैक्टर m की वैल्यू बढ़ेगी तो VC बढ़ेगा, VC बढ़ेगा तो हमारे पास में क्या होगा,
कोरोना लॉस जो है वो क्या होंगे हमारे पास में बढ़ेंगे। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज बढ़ेगा से कोरोना लॉस तो कम होंगे, क्योंकि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज बढ़ने पर कोरोना लॉस हमारे पास में कम होते हैं। ठीक है, कोरोना लॉस हमारे पास में कम होंगे। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, फिफ्थ पॉइंट पर अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या होगा, ध्यान रखना, एम हमारे पास में बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो कोरोना लॉस का भी मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ प्लस 25 होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लॉस हमारे पास में क्या होगा, पीएल जो होगा ना, लॉस है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर लॉस हमारे पास में क्या होते हैं, बढ़ते हैं हमारे पास में। नेक्स्ट, तो ये सारे पॉइंट हमारे पास में क्या है, ये है फैक्टर जो है वो कोरोना को अफेक्ट करेंगे, वो है। क्योंकि कोरोना लॉस का जो फॉर्मूला होता है ना, पीएल का फॉर्मूला, वो होता है हमारे पास में 244 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय डेल्टा इंटू एफ प्लस 25 रूट आर बाई डी इंटू क्या होगा हमारे पास में, वी फेज माइनस वी सी स्क्वायर। आंसर किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज में होगा, है ना, क्या होगा, किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज में हमारे पास में होगा। अच्छा, हमने लोडिंग ऑफ द लाइन लेस देन होगा यहाँ पर, है ना, करेक्ट। यूजी में लेस देन सर्ज इंपेडेंस लोडिंग अपन प्रेफर करते हैं। चलिए, नहीं 244 सही है। कुछ बुक में 241 लिखा होता है, कुछ में 244 लिखा होता है, तो 244 लिख दो। चलिए, 244 ही है ना, 244 कर देना उसको, है ना। चलिए, तो ये आपके पास में क्या होगा, ये आपके पास में जो है लॉस का फॉर्मूला रहेगा, लॉस का फॉर्मूला रहेगा। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि कोरोना लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एफ प्लस 25। एफ प्लस 25 हमारे पास में डीसी के अंदर जो है कोरोना लॉस है वो एज कंपेयर टू एसी के अंदर जो कोरोना लॉस का कंपैरिजन में कितना होता है, जल्दी से बताओ। पीएल किसके अंदर, कोरोना लॉस किसके अंदर, एसी के अंदर। एसी के अंदर क्या रहता है, जल्दी से बताओ। 1/3। अरे 3 टाइम्स नहीं होता, डीसी में तो कोरोना लॉस कम होता है ना। मतलब हमने रट्टा लगा रखा है, 3 टाइम्स ही बोलना है, लेकिन ये ध्यान रखना कौन सा बोलना है, ये ध्यान रखना। एसी में 3 गुना होता है, डीसी में 1/3 होता है। कितना होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट, क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज। क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज, क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज, क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज वीवी। ये क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज जो होता है ना, वो होता है जी एम आर डेल्टा इंटू 1 + 0.3 डिवाइड बाय रूट आर इंटू डेल्टा। और यहां से क्या आएगा, एल एन डी बाय आर या स्मॉल डी बाय आर, एल एन डी बाय आर। तो ये होगा हमारे पास में क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज। क्या होगा हमारे पास में, क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज। ध्यान रखना, क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज की जो वैल्यू होती है ना, वीवी है ना, इसको वीवी कर देना, वीवी। तो वीवी की जो वैल्यू होती है ना, वो मोर देन हमारे पास में क्या होती है, वीसी होती है। क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज जो है वो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से हमारे पास में क्या होते हैं, ज्यादा होता है। तो यहां तक की सारी चीजें आपको याद रहेगी, जल्दी से बताओ। ये सारे पॉइंट याद रहेंगे। चलिए, तो यहां तक आपका कोरोना जो है वो खत्म होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे, 2 दिन में, आने वाले 2 दिन में आपका टीएनडी खत्म हो जाएगा। कल आपका अंडरग्राउंड केबल और इंसुलेटर हो जाएगा, कल आपका अंडरग्राउंड केबल इंसुलेटर कल हो जाएगा। परसों जो है वो अपन क्या करेंगे, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन और हमारे पास में सेग वेग और वो सारी चीजें अपन पढ़ लेंगे ना, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट और सब कुछ। चलिए, तो परसों तक टीएनडी हो जाएगा, फिर उसके बाद में लास्ट बचता है हमारे पास में प्रोटेक्शन।
तो वो आने वाली 3-4 मतलब 5 से 6 क्लासेस में आपका ये पावर सिस्टम खत्म हो जाएगा। इस वीक में पावर सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक से अपन स्टार्ट करेंगे हमारा मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट पहले, है ना, या पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कर देंगे।